मेरा नाम सरला है। मैं एक प्राइवेट क्लिनिक पर नर्स का काम करती थी। वैसे मेरी माँ पेशे से एक दाई थी और मैंने बहुत समय तक अपनी माँ के साथ दाई का काम भी किया था, मगर हालात ख़राब होने की वजह से मैंने नर्स की जॉब कर ली। आज मैं क्लिनिक में एक औरत को इंजेक्शन लगा रही थी जब दो औरतें हॉस्पिटल में दाखिल हुईं। उनमें से एक औरत प्रेग्नेंट थी और दूसरी बूढ़ी औरत उसके साथ आई हुई थी। मैं उन्हें देखकर खड़ी हो गई क्योंकि वो बूढ़ी औरत मेरी जानने वाली थी, क्योंकि कुछ समय पहले ये मेरी पड़ोसन और मेरी सहेली हुआ करती थी। फिर कुछ समय के बाद ये लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे। ये बूढ़ी औरत विधवा थी। इसने अपने बेटे को बड़ी मुश्किलों से पाल पोस कर बड़ा किया था और उसे पढ़ाया लिखाया था। लेकिन आज जब एक मॉडर्न सी लड़की के साथ क्लिनिक के अंदर दाखिल हुई तो उसे देखकर मैं हैरान हो गई थी, क्योंकि जो लड़की मेरी सहेली के साथ अंदर दाखिल हुई थी वो बहुत ही मॉडर्न टाइप की थी। उसने भी मुझे देखकर खुशी जाहिर की। उस लड़की ने बड़े ही नफरत भरे अंदाज में पूछा, तुम्हारी डॉक्टर कहाँ है? तुम तो शक्ल से काम वाली लगती हो। उस लड़की ने आते ही मेरी बेइज्जती कर दी थी, मगर मैंने खामोश रहने में ही भलाई समझी। उस लड़की के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं था, उल्टा मेरी जॉब पर असर पड़ सकता था। इसलिए मैंने उसे आराम से जवाब दिया कि डॉक्टर अंदर अपने कमरे में है, थोड़ी देर बाद आप उनके पास जा सकती हैं। उसने मेरी बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने उस लड़की को अंदर बुलाया तो उसकी सास यानी कि मेरी सहेली भी अंदर जाने लगी। इतना तो मुझे अंदाजा हो ही चुका था कि ये मॉडर्न सी लड़की इस औरत की बहू है। लेकिन जैसे ही वो अपनी बहू के साथ अंदर जाने लगी, उस लड़की ने बहुत ही गुस्से में अपनी सास को पीछे को धक्का देते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ अंदर जाने की? क्या डॉक्टर के सामने मेरी इंसल्ट करवाओगी? अपना ये भद्दा सा चेहरा लेकर बाहर ही बैठो। लड़की ने पलटकर मुझे एक अजीब बात कही, बोली, ये मेरी नौकरानी है, इसको अपने पास बिठा लो। मैं हैरत से उस लड़की का मुंह देखने लगी। वो अपनी सास को मेरे सामने ही नौकरानी बोल रही थी, जबकि मैं 100% श्योर थी कि उसकी सास ही थी। उसके जाने के बाद मैंने अपनी सहेली संगीता से पूछा, क्या ये तुम्हारी बहू है या फिर सच में तुम इसकी नौकरानी हो? जहाँ तक मुझे लग रहा है ये तुम्हारी बहू ही है। मेरी बात सुनकर संगीता की आंखों में आंसू भर आए। वो मुझसे कहने लगी, सरला तुम्हें क्या लगता है कि मैं लोगों के घरों में काम करूंगी? मैं तो एक अच्छे खानदान से संबंध रखती थी, बस गरीबी ने हालात की चक्की में पीसने पर मजबूर कर दिया। जो भी मेरे पति छोड़ कर गए थे उसी में गुजर बसर करके अपने बेटे को पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया। खुद भूखी रहकर अपने बच्चे का पेट भरा था और उसे बड़ा किया था। ये जो लड़की अभी अंदर गई है ये मेरी बहू है। लेकिन मेरी किस्मत कितनी मॉडर्न है कि मैं इसे गंवार और जाहिल लगती हूँ। ये अपने जानने वालों में मेरा इंट्रोडक्शन अपनी नौकरानी कहकर करती है, किसी को नहीं बताती कि मैं इसकी सास हूँ। ऐसा करने से इसको लगता है कि इसका स्टैंडर्ड गिर जाएगा। मुझे अपनी सास कहने में ये अपनी इंसल्ट महसूस करती है, क्योंकि मैं इसकी तरह मॉडर्न कपड़े नहीं पहनती, ब्यूटी पार्लर में जाकर तैयार नहीं होती। आखिर इंसान को दुनिया और अपने धर्म का भी ख्याल रखना होता है। इस उम्र में मैं अपने भगवान का जाप करती हूँ, उसे दिन रात याद करती हूँ और ये चाहती है कि मैं भी इसी तरह मॉडर्न बन के रहूँ, रोज ब्यूटी पार्लर के चक्कर लगाऊं और तैयार होकर आऊं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। अब मेरी उम्र ऐसी नहीं है कि मैं फैशनेबल कपड़े पहनूं, और ना ही मुझे अंग्रेजी बोलनी आती है, और इसके अलावा मेरे चेहरे पर आए हुए बालों से इसे घिन आती है। सरला तुम्हें तो पता है कि मैंने अपने चेहरे पर आए हुए इन बालों का कितना इलाज करवाया था, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि ये बाल तुम्हारे हार्मोन्स की वजह से चेहरे पर आए हुए हैं। मेरे हार्मोन्स ही कुछ ऐसे हैं। डॉक्टर ने यह भी कहा था कि अगर तुम इन्हें शेव करोगी तो फिर और भी ज़्यादा बाल आने लगेंगे, इसलिए मैंने इन बालों को ऐसे ही छोड़ दिया है। मेरे इन्हीं बालों की वजह से वो मुझसे घिन खाती है। ऊपर से मेरी छोटी सी नाक को भी निशाना बनाती रहती है। वो कहती है कि तुम बहुत ही भद्दी दिखती हो। चपटी दबी हुई नाक लेकर और चेहरे पर बाल लेकर मेरी सहेलियों के सामने मत आया करो। और इसीलिए जब भी मेरी बहू मुझे कहीं साथ लेकर जाती है तो बस लोगों को यही कहती है कि ये मेरी नौकरानी है। अपनी बहू की बात सुनकर मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मैं क्या करूं? अगर मुझे अपने बेटे की परवाह न होती तो विश्वास करो मैं इस लड़की को एक भी दिन बर्दाश्त न करती। मेरा दिल भी नहीं मानता कि मैं इसी लड़की के साथ रहूं जो मुझे नौकरानी कहे। सास का स्थान तो माँ की जगह पर होता है। मैंने संगीता को समझाया कि तुम चिंता मत करो, परेशान होने से समस्या का समाधान नहीं होता। तुम अपनी बहू को धीरे धीरे समझाओ कि बड़ों का सम्मान क्या चीज होती है, हो सकता है उसको समझ आ जाए। संगीता बोली, मैं क्या समझाऊं जब मेरे बेटे ने ही मेरी बात नहीं सुनी। उसने मोहब्बत से शादी की है और वो अपनी पत्नी का गुलाम है, इसमें मेरा क्या दोष है?
मैं जितनी भी कोशिश करूं वो सब बेकार जाएगी। मैंने भी उसे उसके हाल पर छोड़ दिया है कि वो जैसा सोचती है सोचती रहे। अभी हम दोनों ये बातें ही कर रहे थे कि वो लड़की क्लिनिक से बाहर निकल आई और अपनी सास से बोली, चलो जल्दी घर चलो, तुम्हें घर जाकर खाना भी बनाना है। उसने अपनी सास को बहुत ही बदतमीजी से कहा था। अपनी सहेली को यूं जलील और बेइज्जत होता देखकर मेरा दिल दुख से भर गया था। मैंने उस लड़की को कहा कि मैं इस औरत को जानती हूँ, यह हमारी पड़ोसन रह चुकी है। मैं इसके सारे हालात पहले से जानती हूँ। इसकी पूरी जवानी मेरे ही सामने गुजरी है। बेटी, मुझे पता है कि उसने अपने बेटे को कितनी मुश्किलों से पाल पोस कर और पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है। जब माँ अपने बेटे की शादी करती है तो उसकी यही इच्छा होती है कि उसकी बहू उसकी सेवा करे, उसका सम्मान करे। पर तुम तो अपनी सास को नौकरानी कर रही हो। बेटी, बहुत बुरी बात है। अगर तुम्हें सास का श्राप लग गया ना तो तुम कहीं की ना रहोगी, ना दुनिया की, ना ही भगवान के यहाँ की। भलाई इसी में है कि तुम अपनी सास से माफ़ी मांग लो। ये एक विधवा औरत है, तुम्हें खुद एहसास करना चाहिए। मेरी बात सुनते ही वो लड़की गुस्से से आग बबूला हो गई और बोली, मैडम जी, तुम अपने काम से काम रखो। अगर तुमने आने वाले मरीजों के साथ ऐसे ही पर्सनल मामलों पर डिस्कशन करना शुरू कर दिया तो तुम्हारी नौकरी ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी और तुम भी किसी के घर नौकरानी का काम ही कर रही होगी। मैं इस क्लिनिक पर पैसे देकर अपना इलाज करवाने आई हूँ, तुम्हारा भाषण सुनने नहीं आई। उस लड़की की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं हैरान हो गई थी कि संगीता की बहू कितनी बदतमीज है। फिर मैंने सोचा कि शाम को छुट्टी के समय संगीता के घर चली जाऊंगी और कुछ देर बैठकर सुकून से बातें करूंगी। मैंने संगीता के नए घर का एड्रेस ले लिया था। शाम को जब मैं घर पहुंची तो मैंने देखा कि संगीता खाना बनाने में बिजी थी और उसकी बहू अपने कमरे में सो रही थी। हम दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए थे। इससे पहले कि मैं संगीता से कोई और बात करती, मेरी बेटी का फ़ोन आ गया। उसकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी। मुझे जल्दी घर जाना था। मैंने संगीता से अनुमति ली और कहा कि मैं फिर कभी तुम्हारे घर आऊँगी। आज मुझे अनुमति दे दो, मुझे जाना है। ये कहकर मैं घर आ गई। मेरी बेटी को बहुत तेज़ बुखार था। मैंने जल्दी से उसे दवाई दी और रात इसी तरह गुजर गई। अगले दिन संगीता ने ही मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक दी। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई लग रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो उसके हाथ पांव फूले हुए थे। वो पसीना पसीना हो रही थी। क्या हुआ संगीता? मैंने उससे पूछा तो कहने लगी, मेरी बहू की डिलीवरी का समय आ गया है। भगवान के लिए जल्दी मेरे घर चलो और मेरी बहू को अस्पताल लेकर चलो। मेरा बेटा तो ऑफिस के काम से दूसरे शहर चला गया है। मुझे नहीं पता था कि ये समय इतनी जल्दी आ जाएगा, वरना मैं कोई ना कोई इंतजाम कर ही लेती। मैं क्या करूं, मेरी बहू तो मुझे अपने बारे में कुछ बताती ही नहीं। इसलिए नहीं पता कि उसकी डिलीवरी कब होगी। भगवान के लिए तुम मेरे साथ चलो, वरना मेरी बहू मर जाएगी। वो दर्द से तड़प रही है। उसकी बात सुनकर मैं जल्दी जल्दी उसके साथ चल दी। मैं सब कुछ भूल भाल गई थी। मुझे उस लड़की का रवैया भी याद नहीं रहा था। अगर याद भी होता तो मैं ऐसे समय में कभी भी उसके साथ कोई कमी न रखती। मैं जैसे ही अपनी सहेली के घर पहुंची, उसकी बहू की हालत बहुत ख़राब थी। मैंने उसकी बहू को रिक्शे में बिठाया और फिर हम लोग अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। संगीता की बहू जिद करने लगी कि मुझे डॉक्टर उर्मिला के पास ही जाना है। इसलिए हम लोग एक प्राइवेट क्लिनिक में आ गए, जहां मुझे लगता था कि ऐसे केस किसी बड़े अस्पताल में जाने चाहिए। फिलहाल संगीता की बहू की इच्छा पर मैं उसे क्लिनिक ले आई। डॉक्टर उर्मिला क्लिनिक पर ही मौजूद थीं। उन्होंने लड़की को दर्द की दवा दी, जिसे खाकर उसे थोड़ा सुकून मिला और वो बातचीत करने के काबिल हुई। संगीता की बहू पूजा ने फौरन से अपना फ़ोन मांगा और अपनी माँ को कॉल लगाने लगी। वो बार बार अपनी माँ को कॉल लगा रही थी, लेकिन उसकी माँ फ़ोन नहीं उठा रही थी। बहुत देर बाद जाकर कहीं उसकी माँ ने फ़ोन उठाया। पूजा अपनी माँ पर भी ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी। बोली, मम्मी कहाँ हैं आप? मैं कितनी देर से आपको कॉल कर रही हूँ। जल्दी से डॉक्टर उर्मिला के क्लिनिक पर आएं। मेरा डिलीवरी समय पास आ गया है। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। उसने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया। डॉक्टर उर्मिला ऑपरेशन की तैयारी करने लगीं। लगभग 20 मिनट निकले थे कि बाहर गाड़ी ने हॉर्न दिया। क्लिनिक के बाहर पूजा की माँ आ चुकी थी। मैं उसे लेने के लिए बाहर पहुंची तो देखा कि पूजा की माँ भी अपनी बेटी की तरह बहुत ही मॉडर्न सी औरत थी, देखने में जिसकी उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं लगती थी। यानी कि उसने खुद को इतना सजा सवार कर रखा था कि बुढ़ापे में भी जवान नजर आ रही थी। मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा, तब वो बड़े नखरे से अंदर आई और अपनी बेटी के कमरे में चली गई। साथ ही अपनी बेटी की सास को बहुत ही नफरत से देखते हुए बोली, आप बाहर ही रुकें। आपका ये भद्दा साया बच्चे पर नहीं पड़ना चाहिए। मैं सब कुछ संभाल लूँगी। संगीता को बाहर छोड़कर वो अंदर चली आई। मैंने संगीता से पूछा, ये तुम कैसी बहू लाई हो? मेरी बात सुनकर संगीता की आंखों में आंसू भर आए। बस मैं अब तुम्हें क्या बताऊं, मेरे बेटे ने अपनी पसंद से शादी की है। ये लड़की उसके ऑफिस में काम करती थी। दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है।
और ये लड़की उम्र में भी मेरे बेटे से 2-3 साल बड़ी ही है, लेकिन बहुत ही मॉडर्न और बिगड़े हुए माँ बाप की औलाद है। मेरा बेटा कहता है कि उसने मेरी मोहब्बत में अपना सब कुछ घर बार छोड़ दिया है, तो मेरा भी धर्म बनता है कि मैं इसकी बात मानूं। लेकिन उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं कि उसकी माँ ने उसके लिए क्या क्या छोड़ा है। अब तो कभी कभी दिल करता है कि मैं अपने भगवान के पास चली जाऊं। मैं रोज अपने पति को याद करके रोती हूँ। अगर मेरे पति जिंदा होते तो मैं अपने बेटे की आश्रित न होती। मेरा दिल बुरी तरह दुख चुका है। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बेटा इतना अनाज्ञाकारी निकलेगा। संगीता की हालत पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। जो बहू अपनी सास की आंखों में आंसू लाए, उससे ज्यादा बदकिस्मत लड़की कौन हो सकती है। मैंने उसकी बहू को खूब गालियां दी, लेकिन फिर भी संगीता परेशान थी और रो रही थी। कहने लगी, इस सब से कुछ नहीं होगा। जो मेरी किस्मत में लिखा था वो हो गया। कोई बात नहीं, जितने दुख मैं इस दुनिया में सहने थे सह लिए। मेरा भगवान मुझे इसका फल जरूर देगा। खैर, संगीता की बातें सुनकर मैं खामोश हो गई। इतने में ऑपरेशन थिएटर के अंदर कार्यवाही शुरू हो चुकी थी। डॉक्टर उर्मिला पेशेंट का ऑपरेशन करना शुरू कर चुकी थीं, जबकि पूजा की माँ बेचैनी से कमरे से बाहर आई और टहलने लगी। उसने अपनी बेटी की सास से बहुत ही नफरत वाले अंदाज में कहा कि भगवान से प्रार्थना करो मेरी बेटी का ऑपरेशन सफल हो जाए, उसका बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ जाए। संगीता ने कहा, मुझसे ज़्यादा खुश और कौन होगा, क्योंकि मेरा अपना खून इस दुनिया में आने वाला है। मेरी तो सारी प्रार्थनाएं अपनी बहू के साथ हैं। थोड़ी देर बाद औरत बड़े ही बेचैनी वाले अंदाज में दोबारा लेबर रूम के अंदर चली गई थी। मैं और संगीता बाहर ही बैठे इंतजार करते रहे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और अंदर से कोई बाहर नहीं आ रहा था। बहुत देर के इंतजार के बाद पूजा की माँ बाहर आई थी, लेकिन उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। और जब डॉक्टर उर्मिला बाहर आई तो वो भी बहुत परेशान लग रही थीं। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया। मैंने उत्सुकता बस कमरे के अंदर झांका, थोड़ा सा झांक कर देखा, लेकिन मुझे बच्चा कहीं नजर नहीं आ रहा था। उल्टा पूजा के चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ रही थीं। माँ और बेटी दोनों के चेहरे के हाव भाव देखने लायक थे। मुझे नहीं पता चल रहा था कि बच्चा जो अभी अभी पैदा हुआ है वो कहाँ है। मैं इंतजार करके खुद ही कमरे के अंदर चली गई। पूजा की माँ ने संगीता को अंदर आने से रोक दिया था। कहने लगी, अंदर कहाँ जा रही हो, तुम्हारा अंदर कोई काम नहीं है, बाहर ही बैठो। मैं तो सफाई का बहाना बनाकर अंदर चली गई थी, लेकिन मैंने देखा कि नया पैदा होने वाला बच्चा कहीं भी मौजूद नहीं था। अभी डॉक्टर उर्मिला ने मुझे पूरी बात भी नहीं बताई थी। लड़की की माँ खामोश सामने स्टूल पर बैठी हुई थी, जबकि लड़की का मुंह भी उतरा हुआ था। भगवान करे बच्चा ठीक तो है ना। मैंने इतनी सी बात की थी कि वो औरत मुझ पर बरस पड़ी कि तुम यहाँ सफाई करने आई थी तो सफाई करो, लगता है तुम्हें मेरी सास ने हमारी जासूसी करने के लिए भेजा है। मैंने कहा, देखो मैं एक नर्स हूँ और मरीजों की देखभाल करना मेरा रोज का काम है। मुझे तुम दोनों माँ बेटी में कोई फालतू दिलचस्पी नहीं है। मैं उनको ये बातें सुनाकर बाहर आ गई थी। संगीता उन दोनों के सामने मजबूर थी, लेकिन मैं नहीं। मैंने बाहर आकर संगीता से कहा कि वो लोग बच्चे के बारे में कोई बात नहीं बता रहे हैं, तुम अंदर जाओ, शायद हो सकता है तुम्हें बता दें। संगीता बोली, अरे जब तुझे ही नहीं बताया तो मुझे कहाँ से बताएंगे। मेरा बेटा भी अभी तक नहीं आया, अपने बेटे से भी कैसे बात करूँ। मेरे पास तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं है, और देखो उसकी पत्नी ने भी तो उसे फ़ोन करके नहीं बुलाया, जबकि पति का इस समय मौजूद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने भी कहा, हाँ तुम्हारे बेटे को यहाँ मौजूद होना चाहिए था, मैं खुद ही उसे फ़ोन करती हूँ, तो मुझे उसका नंबर दे दो। संगीता ने कहा कि मेरे पास तो नंबर नहीं है, नंबर मेरी बहू के पास है, तुम जाकर उससे पूछो। मैं फिर से कमरे में चली गई ढीठ बनकर, क्योंकि मुझे अपनी सहेली संगीता की बहुत ज़्यादा फिक्र थी। अपनी इज्जत से भी ज़्यादा मुझे उसकी परवाह थी। मैंने जैसे ही कमरे में कदम रखा, मैंने देखा कि पूजा ने अपना बच्चा गोद में छुपा रखा था। वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे कोई अनहोनी चीज हो। जैसे ही उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी, उसने अपने बच्चे को और भी ज़्यादा छुपा लिया और एकदम चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी थी। और फिर कहने लगी, क्या बात है, तुम बार बार इस कमरे में क्यों आ रही हो। हम लोगों ने इस कमरे का किराया दिया हुआ है और हमें तुम्हारी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि मैं इसलिए आई हूँ कि मुझे संगीता ने भेजा है। मेरी बात सुनते ही पूजा गुस्से से बोली, हाँ मुझे अच्छी तरह मालूम है तुम उसकी चमची हो। अब क्या जासूसी करने आई हो। उस बुढ़िया को आराम नहीं आता, जब देखो मेरी जासूसी करती रहती है। मैंने पूजा की बातों को नज़रअंदाज कर दिया और कहा कि मुझे तुम्हारे पति का नंबर चाहिए, आखिर उसको भी तो यहाँ पर होना चाहिए। मेरी ये बात सुनते ही पूजा और भी गुस्से से बोली, वो मेरा पति है, तुम्हारा नहीं। वो लड़की जो भी मुंह में आ रहा था बोलती जा रही थी, जब मुझे उसे यहाँ पर बुलाना होगा तो मैं खुद ही फ़ोन करके बुला लूँगी, तुम बार बार आकर मुझे डिस्टर्ब मत करो।
मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, तो मुझे अब और ज़्यादा परेशान मत करो। मैंने पूजा से कहा कि आखिर बताओ तो सही बात क्या है, हो सकता है हम तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। मेरी बात सुनकर वो गुस्से से बोली, मुझे तुम्हारी मदद या सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से जाओ। मैं हैरान थी कि कितनी बदतमीज लड़की है, जिसको इस बात का भी एहसास नहीं कि मैं यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए खड़ी हुई थी। खैर मैं चुपचाप बाहर आ गई। बाहर आकर अपनी सहेली को बताया कि तुम्हारी बहू के तेवर तो बहुत ही बिगड़े हुए हैं, पता नहीं उसे क्या परेशानी है कि इस तरह खाने को दौड़ रही है। शाम तक वो यहाँ से डिस्चार्ज होकर चली जाएगी, तुम्हारा बेटा भी घर आ जाएगा, तो आगे का मामला तुम खुद देख लेना। संगीता ने कहा, चलो ठीक है, मुझे तो वैसे भी कुछ नहीं समझती, भगवान करे कि मेरे बेटे से अपने दुख दर्द और अपनी तकलीफ बांट ले, ताकि मेरी भी चिंता थोड़ी कम हो जाए। इतना कहकर संगीता तो अपने घर चली गई, लेकिन मैं ये सोचने लगी कि आखिर इसकी बहू को जो बच्चा पैदा हुआ है, ऐसी क्या समस्या है कि वो उसे हम सबसे छुपा रही थी। कम से कम उसे अपनी सास और अपने डॉक्टर को तो उस बच्चे के बारे में बताना चाहिए था। मेरे पास डॉक्टर उर्मिला के घर का नंबर नहीं था, सिर्फ ऑफिस का नंबर था, नहीं तो मैं उनसे फ़ोन करके पूछ लेती। संगीता की बहू की डिलीवरी करवाने के बाद डॉक्टर उर्मिला फ़ौरन ही अपने घर चली गई थीं, क्योंकि उनके बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी। संगीता के जाने के थोड़ी देर बाद मैं भी अपने घर चली आई थी। मैंने सोचा शाम को जाकर उसके घर में पता करूंगी कि उसके पोते की तबीयत कैसी है। शाम हुई तो मैंने सोचा खाली हाथ घर जाने के बजाय मिठाई का एक डिब्बा लेकर चलती हूँ। आखिर को उसके घर में इतनी बड़ी खुशी की बात हुई है, वो दादी बनी है, इसलिए मुझे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैंने पास की दुकान से 1 किलो ताज़ा मिठाई ली और संगीता के घर की तरफ चल पड़ी। घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो संगीता ने ऐसे बेताबी से दरवाज़ा खोला जैसे वो मेरा ही इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही उसकी आंखों में चमक उभर आई थी। मुझे देखते ही कहने लगी, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी, बहुत कृपा हुई कि तुम मुझसे मिलने चली आई। मेरी बहू तो घर आ गई है, मगर अभी तक अपने कमरे में है, किसी को अंदर नहीं आने देती। मैं उसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। मैंने संगीता को तसल्ली दी, अरे कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ, मैं तुम्हारी बहू को समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर कोई बात है तो वो हमें बताए, हो सकता है हम उसकी मदद कर सकें। इतना कहकर मैं अंदर आई, लेकिन जैसे ही मैं उसके बहू के कमरे में दाखिल हुई, उसने फिर से अपने बेटे को छुपा लिया। ऐसा लगता था जैसे वो उसे सबसे छुपा रही हो। मैं हैरान थी कि अब तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे के जन्म को 10 घंटे गुजर चुके थे। तभी इतने में घर के दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। संगीता ने दरवाज़ा खोला तो उसका बेटा आ गया था। संगीता ने अपने बेटे का माथा चूमकर उसे पोते की खुशखबरी सुनाई तो उसे विश्वास नहीं आ रहा था। कहने लगा, मम्मी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। आपने तो कहा था कि 1 हफ्ते के बाद की डेट है, फिर ये सब अचानक कैसे हो गया। ये सब कहते हुए वो खुशी से चहकता हुआ अंदर आ गया। मैंने भी उसे बधाई दी, 2-4 बातें करके कहने लगा, आंटी आप बुरा मत मानना, लेकिन अभी मुझे अपनी पत्नी से मिलना है, उसके पास जाना है। मैंने कहा, नहीं बेटा, मैं बुरा क्यों मानूंगी, तुम जाओ अपनी पत्नी और अपने बच्चे से मिलो, ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। जाओ अपनी पत्नी को बधाई दो, बल्कि तुम बुरा न मानो तो मैं भी अंदर आ जाऊं। हाँ हाँ आप भी आ जाएं, क्यों नहीं। इतना कहकर मैं और वो दोनों कमरे में दाखिल हुए, लेकिन संगीता की बहू का मुंह इस तरह बना हुआ था जैसे कि उसने अपने बच्चे को नहीं बल्कि किसी और ही चीज को जन्म दिया हो। मुझे देखते ही वो गुस्से से बोली, तुम लोग क्यों बार बार बच्चा देखने कमरे में आ जाते हो, आप भी यहाँ से चले जाएं। ये मेरा बच्चा है, 9 महीने मैंने पेट में से रखा है और उसे जन्म दिया है। मैं जिसे चाहूँगी दिखाऊंगी और जिसे नहीं चाहूँगी नहीं दिखाऊंगी। पूजा ने तो अपने पति को भी खरी खरी सुना दी थी। पूजा का पति बोला, ये क्या बात हुई भला, ये तो खुशी का मौका है, लाओ मेरा बेटा मुझे दो, मैंने भी अपने बेटे को देखना है। अपने बेटे को देखने के लिए मैं बहुत बेचैन हूँ। ऐसा मत करो, मुझे और मत तड़पाओ। इतना कहकर संगीता के बेटे ने हाथ आगे बढ़ाया तो लड़की ने उसका हाथ भी झटक दिया और गुस्से से बोली, मैंने कहा ना, मैं किसी को भी नहीं दिखाऊंगी, ये मेरा बेटा है और अपने बेटे को और भी ज़्यादा छुपा लिया। जबकि संगीता का बेटा हक्का बक्का सा उसे देखने लगा। हमारे पीछे पीछे संगीता भी आ गई थी, वो भी हैरानो परेशान खड़ी थी। संगीता ने कहा, बहू आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, हमें भी अपना पोता देखने की बहुत इच्छा है, तुम उसे हम लोगों से इस तरह क्यों छुपा रही हो, तुम हमें उसे देखने से रोक नहीं सकती, हमारा हक है उसे देखना। ये कहकर संगीता ने भी हाथ आगे बढ़ाए, मगर उस लड़की ने तो उसका हाथ दोबारा पीछे को झटक दिया। दोनों माँ बेटा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और फिर संगीता के बेटे ने किसी तरह अपनी पत्नी के हाथ से बच्चा छीन लिया और उस पर नज़र पड़ते ही उसके चेहरे से हवाइयाँ उड़ गईं।
जबकि लड़की का चेहरा शर्म से झुका हुआ था। हे भगवान, मुझे माफ़ कर दे। इतना कहकर संगीता का बेटा नीचे ज़मीन पर बैठ गया था, जबकि संगीता की बहू की आंखों से भी आंसू गिरने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि वो कब से अपने आंसुओं को रोक कर बैठी हुई है। जल्दी से संगीता आगे बढ़ी और उसने भी बच्चे को देखा। बच्चे को देखते ही संगीता के चेहरे की हवाइयाँ भी उड़ गई थीं। समझ नहीं आ रहा था बच्चे को देखते ही सबके चेहरे सफ़ेद क्यों पड़ रहे थे। अब मुझसे रुका नहीं गया और मैं भी संगीता से बच्चे को ले लिया और उसे देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे उस समय संगीता का चेहरा याद आ गया कि संगीता का चेहरा बालों से भरा होता था। संगीता ने मुझे कल परसों ही तो बताया था कि उसकी बहू हर समय उसे यही कहती है, मम्मी जी तुम्हारे मुंह पर दाढ़ी है, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से नहीं मिलवा सकती, तुम बहुत ही गंवार लगती हो, तुमने कभी अपने चेहरे की सफाई नहीं करवाई है, तुम जैसी गंदी गंवार औरत को मैं अपने दोस्तों से नहीं मिलवा सकती और ना ही बता सकती कि ये मेरी सास है, ये मेरे पति की माँ है। और आज जबकि उसके बच्चे के न सिर्फ चेहरे पर बल्कि पूरे जिस्म पर लंबे लंबे बाल थे जो कि काले और घने थे और बच्चे के चेहरे पर नाक की जगह सिर्फ 2 छेद दिखाई दे रहे थे। ये देखकर संगीता की बहू पूजा को अपनी सास से की हुई बदतमीजी याद आने लगी थी। लेकिन अब इस बात का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि भगवान का कहर उसे उसके बेटे की सूरत में मिल चुका था। मुझे तो इतना दुख आज से पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन ये सब देखकर एक बात समझ गई थी कि अगर तुम किसी का दिल दुखाओगे, किसी को खून के आंसू रुलाओगे तो उसका अभिशाप तुम्हें जरूर लगेगा। सो कभी भी किसी ऐसी बूढ़ी विधवा औरत का दिल नहीं दुखाना चाहिए। पूजा बुरी तरह से रो रही थी। मैंने पूजा को संभाला और उससे कहा कि तुम्हारे पास अब भी मौका है, अपनी सास से माफ़ी मांगो और उसे सम्मान दो। संगीता की बहू को मेरी बात समझ आ गई थी। उसने अपनी सास से माफ़ी मांग ली और फिर संगीता ने भी अपनी बहू को माफ़ कर दिया। और फिर इलाज के जरिए संगीता के पोते के शरीर के बाल तो ठीक हो गए थे, लेकिन नाक ठीक नहीं हुई थी। डॉक्टर ने कहा था कि हो सकता है जब बच्चा बड़ा हो जाए उसके बाद सर्जरी से बच्चे की नाक लगा दी जाए। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। अपनी राय जरूर दिया करें दोस्तों कहानी को लेकर, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि आपको हमारी कहानी पसंद आती है या नहीं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली एक नई कहानी के साथ।